नमस्कार, IND24 में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नाजनीन नकवी। बात कर रहे हैं किसका होगा राज तिलक। लगभग तस्वीर जो है अब साफ होती जा रही है। शुरुआती रुझानों से लगातार बढ़त बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाने के लिए जा रही है। अगर देखा जाए 4 दशक में जिस तरीके से पैटर्न लगातार बदलते रहे, लेकिन इस बार उस पैटर्न को ब्रेक किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और वहीं पंजाब की अगर बात करें तो वहां पर भी एक उलटफेर बड़ा नजर आया है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया, लेकिन इस फेरबदल को लेकर भी अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस कुछ आरोप भी लगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन मौजूदा अगर हम देखें जिस तरीके से परिणामों की तरफ लगातार तस्वीर साफ हो रही है, पंजाब की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, अलग अलग जगह पर कांग्रेस जो है वो काफी पीछे दिख रही है। यानी कांग्रेस को जनता ने एक बार फिर से नकारा है। हालांकि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मुद्दों पर बात की थी, लेकिन शायद वो मुद्दे जनता को उतना प्रभावित नहीं कर पाए हैं। लेकिन क्या बीजेपी के विकास का जादू चला है या फिर आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल जो है वो पंजाब के लोगों ने पसंद किया है, इसे समझने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे मेहमानों से। आपका परिचय भी करा देती हूं। सनवर पटेल हमारे साथ जुड़ेंगे, आप बीजेपी से हैं। योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप कांग्रेस से हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी भी अपना पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में होंगे। सवाल यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगाने का काम कर रही है, लेकिन क्या साल 2022 के जो परिणाम हैं वो 23 की दिशा और दशा को भी तय करेंगे? हालांकि कांग्रेस ये भी कह रही है कि जो मेहनत उसने अभी की है उसके परिणाम उसे 24 में नजर आएंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला है? मेहमानों का रुख करते हैं। रंजन जी हमारे साथ हैं। रंजन जी, क्या आपको लगता है कि ये जो परिणाम अभी आए हैं साल 2022 के विधानसभा चुनावों के, इससे 24 की राह आसान कर पाएगी कांग्रेस? सनवर साहब, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जवाब चाहूंगी। कांग्रेस ऐसा मानकर चल रही है, आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए नाजनीन जी, ये तो दिवा स्वप्न की तरह है। कांग्रेस ने 5 राज्यों में मुंह की खाई है, कहीं वो विपक्ष की स्थिति में भी नहीं जी। और अगर वो ये कहते हैं कि ये उनकी 24 की तैयारी है, 24 में उनको अच्छे इस प्रकार से रिजल्ट दिख रहे हैं, तो उनको मुबारक हो। उनको इस प्रकार के रिजल्ट 24 में चाहिए तो अच्छी बात है जी। लेकिन देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि देश की जनता ने, इन 5 प्रांतों की जनता ने, और जनता ही जनार्दन है, डेमोक्रेसी में जो जनता चाहती है वही होता है। जनता ने जो सत्ता की चाबी सौंपने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी को किया है। और भारतीय जनता पार्टी को क्यों किया है उसका बड़ा कारण है। देखिए, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और उस हाथ को अपने काम में लिया, यहीं से आप देखिए कि तस्वीर पूरी बदलती है। जहां अगड़ी पिछड़ी, ऊंची नीची या अन्य जातियों में बांटने की कोशिश हमेशा से अन्य राजनीतिक दलों ने की है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर काम किया है। और खास करके जो गांव गरीब किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, आज मतदाताओं ने अपनी मोहर लगाकर वो प्रमाणित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी आम जनता की सच्ची हितैषी पार्टी है। और जो नकली मुद्दे बनाने की कोशिश की थी विपक्षियों ने, उन मुद्दों को जनता ने नहीं माना और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। और आपके सामने 5 में से 4 प्रांतों के रिजल्ट जो हैं वो किस बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को के सामने है। ठीक है, लेकिन सनवर साहब, आपको ये लगता है क्या कि अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जो सीटों का आंकड़ा पिछली बार था और अभी फिलहाल, क्योंकि अभी हो सकता है कि थोड़ा फेरबदल आगे पीछे और चीजें बदल जाएं, लेकिन बावजूद इसके क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा और एनालिसिस बीजेपी को भी करना होगा? क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि और दूसरे दल जो हैं वो आपको टक्कर नहीं दे पा रहे, तो सीधा मुकाबला आपका खुद से हो जाता है और ऐसे में आपको अपनी परफॉर्मेंस और बेहतर करनी होगी। नाजरीन जी, हम तो हमेशा अपना एनालिसिस करते हैं। जिसको विपक्षी लोग ये कहते हैं या विपक्षी राजनीतिक दल, हमारे विद्वान साथी, मेरे प्रवक्ता साथी साथ में बैठते तो बोलते हैं आपके यहाँ तो बैठक होती है। भाई, वो बैठक ही एनालिसिस के लिए होती है, वो बैठक ही अगले टारगेटेड के लिए होती है। हमको अगले टारगेट क्या तय करना है और उसको कैसे अचीव करना है, और पिछले जो हमने कार्य किए हैं, जो हमने कार्यक्रम किए हैं, उनकी समीक्षा होती है। तो निश्चित रूप से हम तो सदैव एनालिसिस करते हैं। यहाँ ना दम्भ है ना घमंड है, यहाँ तो जनता की सेवा ही मुख्य उद्देश्य है और हम सदैव इस प्रकार के एनालिसिस करते हैं, समीक्षा करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
चलिए, योगेश यादव जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, परिणाम अब लगभग साफ ही हैं और जिस तरीके की आपने कांग्रेस पार्टी ने उम्मीद की थी वो परिणाम नहीं दिख रहे हैं। आखिर क्या लगता है आपको कि पंजाब से भी इस तरीके से उखड़ जाना क्या वजह रही? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस अंतिम परिणाम या चुनाव और जीतने हारने की मात्र संस्था नहीं है। कांग्रेस एक आंदोलन है, आजादी के पहले और आजादी के बाद है। हमें इस बात का गर्व है कि हम अपनी नीति, रीति, सिद्धांत जो आज तक अंग्रेजों से लड़ते समय हम काबिज थे और हताश और निराश नहीं हुए, आज भी हम कभी हताश और निराश नहीं है। हमारे प्रवक्ता भाई जिस तरीके से कह रहे थे कि सबका विकास और सबका साथ, यदि आप देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में वैमनस्यता है, धार्मिक आधार है, भ्रम की राजनीति है, झूठ की राजनीति है, प्रचार तंत्र का एक उनका प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा को इस तरीके से वो तैयार करते हैं कि कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा सच बोल रहे हैं। और इसके बाद जो यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश की जीत पर उन्माद छाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की जीत किस बात का संकेत है? प्रजातंत्र को कुचलने का संकेत है। मैं स्वयं उत्तर प्रदेश में रहा हूं। कांग्रेस के 5 से 6 हजार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, कहीं सीबीआई के छापे तो कहीं इनकम टैक्स के छापे। तो ये प्रजातंत्र का मूल स्वरूप नहीं है। वहां विपक्षी दलों के साथ, चाहे समाजवादी पार्टी के साथ किस तरीके का हुआ है, तो ये एक प्रजातंत्र का बहुत, जिसको पवित्र भाव नहीं कहेंगे, राजनीतिक शुचिता नहीं है। लेकिन मैं इसको एक शुभ संकेत पंजाब को लेकर मानता हूं कि आज पंजाब में कांग्रेस को भले ही पराजय मिली हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर स्थापित होने में चूक गई, क्योंकि आज आप पार्टी के माध्यम से कहीं ना कहीं से एक युवा मतदाता इस बात का देता है, संकेत दे रहा है कि ये जो इनकी भ्रम की राजनीति है या इनकी धर्म की राजनीति है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। आज महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, देश बिकता हुआ ये देश है। प्रजातंत्र की दुहाई देने वालों को मालूम है कि प्रजातांत्रिक मामले कितने समाप्त हो चुके हैं। शने शने देश में गरीबी छाती जा रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो ये सब मुद्दे भी अब जो नई युवा पीढ़ी है, और हम असफल अपने आप को इसलिए नहीं कहेंगे कि माननीय प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से वहां पर सड़क डोर टू डोर काम किया है, तो आज ये बात उठती हमेशा बैठती है कि हम मैदान में मैच हारे हैं, हमने मैदान नहीं छोड़ा है। और सबसे ज्यादा भयभीत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, योगी जी का तो चुनाव नहीं था, नरेंद्र मोदी जी ने जो डोर टू डोर किया, घर घर जाकर किया, एक प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, तो कहीं ना कहीं से हमें भारतीय जनता पार्टी भयांक्रांत भी नजर आई है। ठीक है, आप जीत पर अपना उन्माद करें, लेकिन कांग्रेस के वोटों का प्रतिशत, सीटें भले ही कम हो, लेकिन कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति उत्तर प्रदेश में पहले से बेहतर। वोट शेयर में पीछे नहीं रहेंगे, वहां पर आप टक्कर देंगे। आप सीटों को लेकर कह रहे हैं खुद ही कि सीटें भले कम हो सकती हैं। रंजन श्रीवास्तव मेरे साथ हैं। रंजन जी, आपने योगेश जी को सुना। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, काफी उठापटक हमने पिछले दिनों देखी। वो किसान आंदोलन से जुड़ी थी, वो गुरु ग्रंथ साहब मुद्दे से जुड़ी हुई थी, और भी बहुत कुछ रहा। इसके साथ ही अगर देखा जाए सीएम का बदला जाना, सिद्धू साहब का लगातार जिस तरीके से बयानबाजी रही, उसके बाद भी सरकार में रहते हुए कांग्रेस ये कहती रही कि वो अच्छा काम कर रही है जनता के लिए, बावजूद उसके जनता नकार देती है। लेकिन कांग्रेस इस बात से खुश है कि बीजेपी नहीं आई, आम आदमी पार्टी आ गई, कोई बात नहीं। नहीं, देखिए बहुत ही क्लियर है कि कोई भी, देखिए जब भी वोटर उठा पटक नहीं चाहता, वोटर स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी में क्या होता है पंजाब में? पहली बात तो कांग्रेस, जो किसानों का आंदोलन हुआ पंजाब में, बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको लीड नहीं कर पाई। पहली बात तो ये है कि लीड नहीं कर पाए। दूसरा ये है कि वहां पे कांग्रेस का जो है, जो उठा पटक हुआ, सिद्धू और जो इनका सीएम कैंडिडेट को हटाना, तो जाहिर है कि जनता के मन में आ गया कि आप स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे। और जब भी जनता के मन में आ गया कि स्टेबिलिटी नहीं दे सकते हैं, तो जाहिर है आपके साथ पार्टी नहीं जाएगी। दूसरा कारण जो मुझे लगता है, कांग्रेस एक हुआपों फंसा हुआ है, कांग्रेस वहां फंसी हुई है कि उसको करना क्या है, सेकुलर लाइन लेना है, हिंदुत्व लाइन लेना है, कैसे करना है। और जो टॉप लीडरशिप है उसमें एक अभाव दिखता है, उसमें एक वैक्यूम दिख रहा है टॉप लीडरशिप में, कि पार्टी को चलाना कैसे है, हमें लाइन कौन सी पकड़नी है, हमारा नेटवर्क क्या है। मैं सुबह एक बात कर रहा था कि पंजाब का डिफरेंट इशू था कांग्रेस के लिए, यूपी का हम बोले हैं, तो हमने कहा बिना नेटवर्क के
आप कोई भी स्मार्टफोन नहीं चला सकते हैं, आपको नेटवर्क चाहिए। तो नेटवर्क लगातार टूटता गया, सिद्धू अलग होते गए, फिर चन्नी आ गए, तो सारे जो इश्यू इनके अगेंस्ट में चला गया और जाना ही था। और देखिए जो प्री पोल सर्वे आ रहे थे वो आपको बता रहे थे कि आप वहां पे काफी मैसी मेजॉरिटी लेके आएगी, और वही हुआ जी। तो साथ ही साथ ये भी माना जाए रंजन जी कि कांग्रेस का दलित कार्ड जो था वो भी यहाँ पर नहीं चला है, क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से सिद्धू हार चुके हैं, सीएम चन्नी, बादल साहब की बात करें, अमरिंदर साहब की बात करें, इन सबके खातों में हार आई है। यानी पार्टी के ही तौर पर नहीं, कांग्रेस संगठन के तौर पर ही नहीं, बल्कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ नेता के तौर पर भी देखें तो वहां पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो खुद को जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल सही बात आपने कहा। देखिए कोई भी कार्ड कब चलता है जब उस पर आप समय दीजिए। आपने पहले तैयारी कर ली थी, आपने भगवंत मान को वहां पे सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया था, और आप लगातार इस चीज को बताने में सफल नहीं है। और देखिए दिल्ली के पास में भी है पंजाब, इन कंपेरिजन टू उत्तर प्रदेश या और जो स्टेट है, तो लगातार बताने में सफल नहीं कि हम अल्टरनेटिव हैं, हम अल्टरनेट हैं। तो वहां पे भाजपा को नहीं चलना था, किसानों का जो गुस्सा था वह भाजपा को नहीं आना था। तो जो अल्टरनेटिव क्या है, तो कोई भी कार्ड के लिए अगर एक पार्टी अपने आप को सफल हो गई है बताने में कि हम अल्टरनेटिव हैं, हम सरकार दे सकते हैं, स्टेबिलिटी दे सकते हैं, दिल्ली में हम स्कूल अच्छा चला रहे हैं, दिल्ली में हॉस्पिटल अच्छा चला रहे हैं, और हम किसानों के साथ भी हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल लगातार किसानों के साथ लगे रहे, उनके साथ तो आइडेंटिफाई किया उन्होंने, तो लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया। फिर कोई कार्ड के लिए, चाहे दलित कार्ड हो चाहे ओबीसी कार्ड हो, फिर नहीं चलने वाला, और यही पंजाब में हुआ जी। सनवर साहब, गोवा को लेकर, मणिपुर को लेकर बार बार ये बात आ रही थी कि वहां पर कांग्रेस के साथ आपकी फाइट रह सकती है। पिछली बार जो कुछ हुआ था उसके बाद कांग्रेस भी बहुत ज्यादा आश्वस्त थी, लेकिन ये सब नहीं होना, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस, आप चाहते हैं कि विपक्ष के रूप में कम से कम मजबूती से खुद को एस्टैब्लिश करे, सामने आए, लेकिन ये दिख नहीं पा रहा है, इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? हाँ देखिए नाज़नीन जी, कांग्रेस का जो संबंध है वो आम जनता से टूट चुका है। हमारे विद्वान साथी योगेश यादव जी, जो कि बहुत ही वरिष्ठ हैं, मैं उनकी बातों का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि उनका धर्म है, वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन यहां कांग्रेस की हालत सब जगह बहुत खराब है। कांग्रेस आत्ममंथन को तैयार नहीं, कांग्रेस आत्मचिंतन को तैयार नहीं है। आपने हमसे कहा तो हमने कहा कि हम 4 राज्यों में सरकार बना रहे हैं, लेकिन हम आत्ममंथन के लिए फिर भी तैयार है। हम तो हर दिन आत्ममंथन करते हैं, समीक्षा करते हैं, नए टारगेट तय करते हैं, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि उनके सीएम कैंडिडेट और जो वर्तमान में सीएम है वो हार गए दोनों जगह से, सिद्धू साहब भी हार जाए, फिर भी उनको लगता है कि हम हार गए, फिर भी भाजपा ना जीती ना तो हम खुश हैं। अरे साहब, आपने क्या परफॉर्म किया? आप 400 से ऊपर सीटों में से 2 सीटों पर आ गए। आप कह रहे हैं कि हमको 2024 अच्छा दिख रहा है। तो ये हमने कभी ये नहीं कहा, डेमोक्रेसी में विपक्ष का होना आवश्यक है, लेकिन विपक्ष जो है वो रचनात्मक राजनीति करे, वो रचनात्मक मुद्दों पर साथ आए, वो गांव गरीब किसान के मुद्दों पर साथ आए। अगर कोई जिनाइन समस्या है तो उसमें वो विरोध करे, लेकिन कांग्रेस ने ये सब छोड़ दिया है। कांग्रेस सिर्फ ट्वीट पर दिखती है, कांग्रेस सिर्फ कोई घटना घटती है तो उस घटना में कैसे हम पब्लिसिटी स्टंट करें उसके लिए दिखती है, और उसी को आज देखिए आपकी पूरे 5 राज्यों की जनता ने उसको, कांग्रेस को नकारा है। तो ये तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि उनको अपने आप को कैसे सुधारना है। कांग्रेस के अभी एक प्रवक्ता साथी ने ट्वीट किया है कि अगर अभी भी नहीं सुधरे तो कांग्रेस खत्म। तो हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, उनको अपनी नीतियों पर बात करना चाहिए। अब इसमें तो भारतीय जनता पार्टी तो अपनी नीति पर काम करती है, भारतीय जनता पार्टी का अपना विचार है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, नियत है, नेता है, नियंत्रण है। ये चारों चीजें कांग्रेस में नहीं, इसी कारण से कांग्रेस के ये बुरे हाल हो रहे हैं। चलिए, नेता, नीति और नियत की बहुत जरूरत है। रंजन सर, क्या लगता है 5 राज्यों के जिस तरीके के परिणाम कांग्रेस के लिए आए हैं, उसके बाद सोनिया गांधी जो हैं वो अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी, या फिर आपको लगता है कि अब कांग्रेस संगठन में इस फेरबदल की बहुत ज्यादा जरूरत है? देखिए, G23 जिसको हम बोलते हैं, तो कांग्रेस के 23 नेता हैं जिन्होंने आवाज अपनी उठाई थी, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बात की, का पार्टी में आमूल परिवर्तन की जरूरत है। ये जो नेशनल पार्टी है उस पे इंटरिम प्रेसिडेंट से आप कितने भी काम चलाएंगे, अल्टीमेटली प्रेसिडेंट आपको चाहिए। सामने जो पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, एक सफल पीएम,
सफल प्रेसिडेंट, फुल टाइम प्रेसिडेंट, और आप एंट्री में लेके चल रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात कांग्रेस में प्रॉब्लम रही है, तो योगेश जी साहब इससे सहमत होना हो, मैं नहीं जानता, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो कार्यकर्ताओं और नेता के बीच जो दूरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो अगर आप कार्यकर्ताओं के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, मुद्दों के साथ जुड़कर पब्लिक के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा सबक आपके लिए है कि अब आगे G23 की बात अगर नहीं मानेंगे आप एक समय भी, तो पार्टी और रसातल की तरफ जाएगी, उसको वापस आना मुश्किल है। योगेश जी क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये निश्चय ही है कि कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का दौर है और हमारी संप्रेषण प्रणाली, कम्युनिकेशन जो बात है, उसमें हमें कुछ फेरबदल करने की आवश्यकता है। और हमें जो प्रहार अब किया जाना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रम पर प्रहार किया जाना, इसके लिए कार्यकर्ताओं को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। निश्चय ही ये बात हमारे लिए प्रेरणादायी हो सकती है। हम आत्मबुद्ध राजनीति नहीं करते हैं, हर बात कहीं ना कहीं से कोई प्रेरणा देती है, लेकिन उसके बाद भी जो साक्ष्य सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं से हमें दुविधा में भी उत्पन्न करते हैं और कहीं ना कहीं से हमको व्यथित भी करते हैं कि प्रजातंत्र का जो ये नया स्वरूप कायम हुआ है, बुरा ना माने, मैं बड़े स्पष्ट भाव से कह रहा हूं, आप जैसे समीक्षात्मक दृष्टिकोण वाले टीवी चैनल सब कहां रह गए? आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें, कुछ चैनल्स तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कार्य किया, बिल्कुल प्रचार तंत्र किया। उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रचार किया और एक तरीके से जिसको कह सकता है मानसिक रूप से व्यक्ति के ऊपर इतना भार डाला, हम उस मामले में कामयाब नहीं हो पाए या हम उतना बड़ा तगड़ा झूठ नहीं बोल पाए। तो कहीं ना कहीं से बहुत सारे कारण होते हैं, उसका एक एक विश्लेषण होगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता कहां कमजोर रहा, कांग्रेस की लीडरशिप कहां हुई, इस पर भी आत्ममंथन होगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को लड़ा वो जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी ने कौन से हथकंडे का प्रयोग नहीं किया ये भी जग जाहिर है। कांग्रेस अपनी एक उत्कृष्ट शैली के हिसाब से चुनाव लड़ती है, उसका एक एजेंडा है, उसकी एक उत्कृष्ट शैली है, उसकी अपनी एक गरिमा है। उस गरिमा से वो कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। अभी सरवर भाई कह रहे थे कि हम विकास की बात करते हैं, जात पात की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। तो आप ये जग जाहिर हो गया है कि जातिगत वोट, जातिगत आधार पर प्रहार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती है। और जब मुद्दे इनसे पूछे जाते हैं कि महंगाई का क्या मुद्दा है, बेरोजगारी का क्या मुद्दा है, तो ये अगल बगल देखने लग जाते हैं। आज तक प्रधानमंत्री जी आपने जो आरोप लगाया है उस पर जवाब मुझे लगता है कि सनवर पटेल देंगे, लेकिन उससे पहले हम सुन लेते हैं मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो जीत हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव में 4 में भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराने जा रही है। हम गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के साथ हैं। सर, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्या मानते हैं? 5 राज्यों में कांग्रेस साफ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को बहुत बधाई। डबल इंजन की सरकार मोदी और योगी ने प्रचंड बहुमत से 3/4 की ओर बढ़ते हुए, जो पूछ रहे थे कि यूपी में कावा, उनको बता दूं कि यूपी में बाबा आ गए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सपा और कांग्रेस को बनवास। लोग आज ही जा चुके हैं इन लोगों से जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर राज चलाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं। एक वैश्विक नेतृत्व मोदी जी में पूरे देश की जनता देखती है और इसलिए अब सब क्षेत्रीय दल हैं, डबल इंजन सरकार चाहते हैं। और इसलिए यूपी में जब मैं गया था बुंदेलखंड में, तो नारा लगता था कि वोट कमल पे जाएगा तो गुंडा दहशत खाएगा। लोगों ने स्वराज को वोट दिया है, स्वशासन को वोट दिया है, विकास को वोट दिया है, मोदी जी को वोट दिया है। हमने देखा कि आपने लगातार बुंदेलखंड क्षेत्र में दौरा किया, लोगों से वोट के लिए अपील भी की, लेकिन ऐसा कौन सी जादू की छड़ी घुमाते हैं आप जिसके कारण लोग आपसे कनेक्ट होते हैं और आपसे कनेक्ट होते हैं तो भाजपा से कनेक्ट होना? मैं नहीं हूं कि हम कुछ घुमाते। मोदी जी के आभा मंडल है, उनके आभा मंडल में हम सब प्रकाशित होते हैं और गिलहरी से ज्यादा भूमिका हमारी नहीं रहती है। लेकिन वहीं पर एक राज्य पंजाब बचता है, तो पंजाब में कहाँ कमियां देख रहे हैं? कोई कमी नहीं, हम पहली बार अकेले लड़े हैं वहां। अभी तक सहयोगी दल के रूप में लड़ते थे और इसलिए अभी भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है और आगे भी अच्छा करेंगे। आने वाले दिनों में हम सब ठीक कर लेंगे।
अब ईवीएम का रोना होगा? मेरे ख्याल से तो ये विधवा विलाप चालू होगा आज शाम से। ईवीएम कहेंगे वो आके, जो उनके हैं कम्युनिस्ट सोच वाले के। पंजाब में लोकतंत्र जीता है और बाकी जगह ईवीएम जीती है। आपने सुना गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को, जिनका यही कहना है कि ये जीत विकास की है। पीएम मोदी ने जिस तरह से काम किया है तो उसी का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को आज जीत के रूप में मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट फिरोज के साथ संदीप मिश्रा, IND 24 भोपाल। चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश यादव जी ने बहुत कुछ कहा है। सनवर साहब क्या कहना चाहेंगे? उनका अगर सीधे सीधे बात की जाए तो मैनेजमेंट की बात की जा रही है कि मैनेज करके जो है वो बीजेपी चुनाव जीत लेती है। देखिए, राजनीतिक दल जब समाज क्षेत्र में काम करता है नाज़नीन जी, तो उसको समाज क्षेत्र में जाना पड़ता है जी। उनको जनता के दुख दर्द में खड़ा होना पड़ता है। कैसे जनता के बीच में सुशासन स्थापित हो सरकारों के द्वारा, इन सब बातों की चिंता करना पड़ती है। गांव, गरीब, किसान जो हमारी रीढ़ है देश की, उनके जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, इस बात की चिंता करना होती है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो विचार दिया है, उस विचार की मूल बात ये है अंतिम व्यक्ति का उदय। तो भाजपा तो अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए निरंतर काम करती है। और उसी बीच में जब डेमोक्रेसी में इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन का अपना महत्व है। उस इलेक्शन के तहत ही सरकार बनती और बिगड़ती है। तो उस इलेक्शन के लिए भी जितना संजीदगी से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में रहती है, पूरे 5 साल काम करती है, एक एक पन्नों पर जाकर काम करती है, न केवल बूथ पर। पहले बूथों की रचना थी, अब हमारे यहां पन्नों की रचना होती है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो 65,000 बूथ, लेकिन उन 65,000 बूथ पर कितने लाख पन्ने हैं, उन पन्नों के प्रमुख बनाना। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो लगातार, आप कहें उसको मैनेजमेंट कह सकते हैं और हम उसको अपनी सक्रियता कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में सक्रियता के साथ काम करती है, चाहे वो पूरे 5 साल काम हो बूथ और पन्ना स्तर पर, या उसके बाद जब टिकटों का वितरण हो तो उसकी अपनी व्यवस्था कि किस प्रकार से हम नीचे से लगाकर तो संसदीय बोर्ड तक। और चलिए इस वक्त एक बड़ी अपडेट पर आती हूँ, आपके साथ बात करेंगे आगे सनवर साहब, लेकिन इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है। पुष्कर सिंह धामी, आपको बता दें कि चुनाव हार गए हैं खटीमा उत्तराखंड से। आपको ये खबर दिखा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी अपडेट है। पुष्कर सिंह धामी जिनके हारने की खबर है। तो चलिए सनवर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जनता के बीच जाना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है, और लगातार जो बैठकें होती हैं वो जनता की प्रॉब्लम्स को सुनने समझने के साथ ही आप आगामी अपनी रणनीति पर काम करते हैं, पार्टी की रीति नीति पर काम करते हैं। और इसी से आगे बढ़ाते हुए सवाल जो है मेरा रंजन जी आपसे है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि वो संगठन मजबूती को लेकर काम कर रही है। अभी हमने ये भी पूछा कि क्या सोनिया गांधी जो है वो अंतरिम अध्यक्ष अभी भी बनी रहेंगी, या पार्टी को एक फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत है, ऐसे किसी नेता की जो अब अपनी पार्टी को नए सिरे से जोड़ सके, उसे मजबूत कर सके। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में, क्योंकि आपने G23 का जिक्र किया था, ऐसा लगता है आपको कि प्रियंका गांधी का नाम अब आगे आ सकता है G23 की तरफ से? तो कोई भी एक नाम हो, मेरा मानना है पार्टी में एक फुल फ्लेज्ड प्रेसिडेंट चाहिए आपको। इंटरिम प्रेसिडेंट के बल पर आप कोई पार्टी नहीं चला सकते, खासकर कांग्रेस जैसी पार्टी जो नेशनल पार्टी है। इसलिए न केवल प्रेसिडेंट, आपको स्टेट में भी देखना पड़ेगा, ग्रास रूट लेवल तक देखना पड़ेगा, एक नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। अगर मैं यूपी की बात करूं, खासकर यूपी में लगातार अगर कांग्रेस नहीं कर पा रही कुछ, तो नेटवर्क का अभाव है। आपको नीचे तक वर्कर चाहिए, और वर्कर के लिए तब होगा जब आपकी आइडियोलॉजी मजबूत होगी, ऊपर लीडरशिप दिखेगी, जो कि नहीं दिख रही है पार्टी में वहां पर। लेकिन आप खुद जो स्टेट प्रेसिडेंट वो भी शायद चुनाव हार रहे हैं, आपको ऊपर से दिखाना पड़ेगा। हाँ, दूसरी बात यह है कि सोनिया जी का ठीक एक अपना कार्यकाल रहा है, उन्होंने पार्टी को अच्छी तरह लीड किया है, लेकिन एक एज होती है, उनकी बीमारी में बहुत बड़ा फैक्टर, उतना समय नहीं दे पा रही है। राहुल गांधी को भाजपा ने लगातार अटैक कर करके उनको एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना दिया है, इसका नाम होते ही पार्टी में लोग का जो IT सेल बीजेपी का लगातार काम करता है कि राहुल गांधी नेता नहीं बनने पाए, काफी सीरियस नेता। तो बची
प्रियंका गांधी या कोई भी ऐसा नेता हो, पार्टी में कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत बड़े नेता है, लेकिन किसी एक को आपको सामने लाना पड़ेगा। यह वक्त की जरूरत है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इस बात की जरूरत योगेश जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले जताई कि एक नए सिरे से पार्टी को मजबूती की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है। क्या योगेश जी आपको लगता है कि कांग्रेस में ओल्ड और न्यू जनरेशन के बीच भी सामंजस्य की जरूरत है? क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी कमलनाथ जी को लेकर भी बार बार ये बात सामने आती है, बार बार ये कहा जाता है कि उनके पास काफी पद हैं, अगर वो और पद जो है वो शेयर हो जाते हैं, दूसरे नेताओं के पास जाते हैं, तो ज्यादा और आप कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं। नहीं, देखिए, ये कभी मुद्दा नहीं है कि ओल्ड पॉलिटिशियन है तो उनका कोई उपयोग नहीं है या युवा लॉबी को ज्यादा हावी कर दिया है। सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं, सबका अपना अपना एक क्षेत्र होता है और सबके अपने कार्य करने के तरीके होते हैं। हमारे जो बड़े नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, उनका अनुभव कांग्रेस पार्टी की थाती है, धरोहर है, और उस थाती को हम इनकार नहीं कर सकते। युवा शक्ति को किस तरीके से उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, उससे क्या कार्य किया जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं से सिस्टम कभी कभी गड़बड़ा जाता है, और जब ये बातें बहुत सारी इसलिए महसूस होती है कि हम चुनाव में यदि हार गए तो हर बात में हमें विरोधाभास नजर आता है, उसके अंदर आलोचना नजर आती है। लेकिन यदि वही सकारात्मक परिणाम जैसे 2018 में कांग्रेस के पक्ष में आए थे, तो वही सभी बातें समाप्त हो जाती है। नहीं, बिल्कुल, लेकिन योगेश जी, आपको नहीं लगता कि अनुभव और युवा जोश, इसकी जब केमिस्ट्री बनती है कांग्रेस के अंदर, तब 2018 जैसे परिणाम आते हैं? तो क्या उस केमिस्ट्री को आप वापस उस बॉन्ड को क्रिएट कर पाएंगे ताकि 23 की राह कांग्रेस के लिए आसान हो? और चूंकि आप 24 की भी बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से कि इसमें युवा की और हमारे बुजुर्ग नेताओं की आपस की केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त होना चाहिए, इशारों में समझना चाहिए। कहीं ना कहीं से इस बात की आवश्यकता पार्टी में है, लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहूंगा, ये मैं जोड़ना बहुत जरूरी समझूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक फुग्गा चल रहा है, एक धर्म पर आधारित, एक भ्रम पर आधारित, इसमें कांग्रेस के युवा नेताओं को विशेषकर हमला करना जरूरी है। जो देश आजकल बेरोजगारी, गरीबी की तरफ बढ़ता जा रहा है, महंगाई की तरफ बढ़ता जा रहा है, अब हम कल से डरने लग जाएंगे कि कब पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ जाए, कब इस देश में महंगाई बढ़ जाए। अब जैसे ही कल पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ेंगे, देश में गरीबी और छा जाएगी। आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की अर्थव्यवस्था पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। कल ये देश को और गरीब कर देंगे, गरीब से गरीब करते। 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए हैं, ये चुनाव मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि भारत के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी महंगाई पर, बेरोजगारी पर और जन समस्या पर कभी नहीं बोलते। जब भी उनसे पूछा जाता है तो वो नई बात। भाई, आप मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं, आप इवेंट अच्छा कर लेते हैं, आप टीवी मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं, आप पन्ना प्रभारी बना लेते हैं, आप कहते हैं कि हम बिल्कुल मंडल कमंडल तक पहुंच जाते हैं। कहीं कुछ बराए करम इस देश के लिए भी करें, एक आम आदमी के आंसू पोंछे, एक गरीब आदमी की तकलीफों को दूर करें। एक मीडियम क्लास जिस तरीके से भूखा मरने की तरफ, मीडियम क्लास को तो आपने समाप्त कर ही दिया। जो गरीब है, जो भूखा मर रहा है, आप सरवर भाई मुस्कुराए नहीं, मैं बहुत गंभीर मुद्दा कह रहा हूं। यदि आपको हंसी आ रही है गरीब पर तो मैं नहीं जानता, लेकिन गरीब के मुद्दे पर जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी आंख पर एक पट्टी बांध ली है, आपने अपनी आंख को बंद करके रखा है और मुस्कुरा रहे, इस जीत का उन्माद को स्वीकार नहीं करेगा। ये भारत का प्रजातंत्र है। बड़े बड़े आए, सिकंदर भी आए, पोरस भी आए, चले गए। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि आप मूल मुद्दे से इस जनता को भटका रहे हैं, गरीबी से भटका रहे हैं, बेरोजगारी की तरफ देश को ले जा रहे हैं, देश को बहुत रसातल की तरफ लेकर जा रहे हैं और देश को बेच रहे हैं। आप लोग जवाब ले लेते हैं, काफी कुछ आपने पूछ लिया है, बेरोजगारी, महंगाई और तमाम दूसरे सवाल। सनवर जी, और इसमें मुस्कुराने की बात नहीं है, ये सच है, इस सच को स्वीकार करें आप। देखिए, मैं तो उनका सम्मान करता हूं, बहुत ही विद्वान साथी हैं, पर उनकी मुश्किल ये है कि उनकी पार्टी कुछ काम करना नहीं चाहती। देखिए, आपने कहा कि क्या वहां पर बुजुर्ग पीढ़ी और युवा पीढ़ी में कोई आपस में खींचतान है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां तो आपस में सब जगह खींचतान है। देखिए, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व, आपने कहा कि क्या प्रियंका गांधी पर जाएगा, तो सोनिया जी से राहुल पर चले जाता है, राहुल जी से प्रियंका जी पर। कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। एक ही परिवार, एक ही नेता, एक ही व्यक्ति वहां पर नेतृत्व करता है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो नेता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, एक सामान्य कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री होता है। यह कांग्रेस में संभव नहीं है। वहां तो वर्किंग कमेटी की अगर कोई मांग कर दे तो उसको G23 का नाम दे दिया जाता है, उनको कांग्रेस से बाहर कर।
गुलाम नबी आजाद के क्या हाल है? क्योंकि उन्होंने वर्किंग कमेटी की मांग कर दी, भैया आप बैठक करवा लीजिए। बैठक नहीं होना, लोकतंत्र आंतरिक नहीं होना, वहां तो नेतृत्व डिसाइड है। अगर सोनिया जी से कहीं जाना है तो राहुल जी पे जाएगा, राहुल जी से कहीं जाना है तो प्रियंका जी पर जाएगा। रही बात प्रदेश की, तो प्रदेश में कैसा सामंजस्य है? सम्माननीय हमारे यादव साहब ने कहा कि साहब बड़ा अच्छा सामंजस्य है और होना चाहिए। देखिए कितना अच्छा सामंजस्य है। दो वरिष्ठ नेता हैं, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक धरना देते हैं तो दूसरे बोलते हैं कि हमको तो पता नहीं है आपने कब मांगा समय, आपने धरना क्यों दे दिया। उन्हीं का वीडियो वायरल होता है तो हमको पता चलता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। कल का उदाहरण देख लीजिए, जीतू पटवारी जी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करते हैं, फिर कमलनाथ जी क्या बोलते हैं सदन में। तो यहाँ कोई इनके यहाँ सामंजस्य नहीं है, अपनी डबली अपना राग। अब सम्माननीय यादव जी बहुत अच्छे नेता हैं और यहाँ अच्छी बातें करते हैं, तो उन बातों का अर्थ इसलिए नहीं है कि उनके वहां कोई मानता तो है नहीं, सब में आपस में खींचतान है, जूतम पैर है। रही बात उन्होंने कहा महंगाई की, महंगाई और बेरोजगारी की भी उन्होंने बात कही। निश्चित रूप से उसके वैश्विक कारण है। सारी दुनिया में कोरोना काल के दौरान सारी दुनिया में महंगाई बढ़ी, नो डाउट, बिल्कुल बढ़ी। लेकिन हमारे देश ने उस पर काबू करने के लिए अथक प्रयास किए, हमारी सरकारों ने अथक प्रयास किए, और ये जो जनता का आशीर्वाद है ये उसी बात का प्रमाण है कि हम देश की सनवर जी, अब चूंकि जनता का आशीर्वाद आपको मिल रहा है तो जिम्मेदारी भी आपकी ही दोहरी होती जाएगी। और चूंकि अगर देखा जाए महंगाई को लेकर, बेरोजगार युवकों को लेकर, इस पर चिंता तो है, और बार बार ये कहा जाना कि अब रिजल्ट आ जाएंगे जब चुनावों के, उसके बाद महंगाई जो है वो जंप करने वाली है। तो क्या आपको लगता है कि इससे निजात दिलाना, आम आदमी के बारे में सोचना, ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर ज्यादा होने वाली है? पहली प्राथमिकता भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता रही है पूरे कोरोना काल के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे पहले लोगों की जान बचाना। सारे नेता संक्रमित हुए, मुख्यमंत्री जी से लगाकर विष्णुदत्त जी शर्मा तक, और हर नेता संक्रमित हुआ लोगों की जान बचाते हुए। उसी प्रकार से दूसरी जो प्राथमिकता है जान के बाद जहान की, और दूसरी प्राथमिकता पर अथक प्रयासों से हमेशा महंगाई को कंट्रोल करने का अथक प्रयास किया, और आगे भी पूरी तरह पहली प्राथमिकता। चलिए, बीजेपी ये कह रही है कि वो जनता से जुड़ी हुई सभी प्राथमिकताओं पर काम करेगी, जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी की इस बड़ी जीत पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में जीत का परचम लहराया है, और हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं। सर, 4 राज्यों में भाजपा जीत का परचम लहराने जा रही है, क्या कारण देखिए, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत मिला है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री की गरीबों के जीवन बदलने की, गरीब कल्याण की योजनाओं का आधार है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री को देश के अंदर देश पहले और 365 दिन 24 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री ने जो वर्क कल्चर राजनीति के अंदर बदल दिया, क्या वर्क कल्चर पर राजनीति चलेगी, विकास के मुद्दे पर राजनीति होगी, इसको जो मैंडेट जनता ने दिया है। और माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति, नड्डा जी का संगठन तंत्र का जो उनका काम है, और साथ में ही योगी जी ने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाया, इसका भी एक मैंडेट इसके अंतर्गत दिखता है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय नड्डा जी को और योगी जी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अन्य तीनों राज्यों के हमारे जो नेतृत्व है उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके माध्यम से एक प्रचंड बहुमत की जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। एक माहौल क्रिएट किया गया था कि एंटी इनकम्बेंसी है, मोदी जी के खिलाफ जनता है, तो ये कहाँ गई एंटी इनकम्बेंसी? देखिए, देश की राजनीति की दिशा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बदल दी है। जो लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात किन के लिए होती है? जो सरकारें काम नहीं करती। किन के लिए होती है? जो अपने लिए सोचते हैं, देश के लिए नहीं सोचते। किन के लिए होती है? जो अपने दल के लिए सोचते हैं, देश के लिए नहीं सोचते। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश पहले है। जो आदमी एक छुट्टी नहीं लिया जीवन के अंदर, और माननीय प्रधानमंत्री तो आध्यात्मिक पुरुष हैं, बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद है, उनको तो बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। तो ऐसा नेतृत्व जो देश के लिए 24 घंटे काम करता है और गरीबों के जीवन को बदलने का काम करता है, गरीबी हटाने का नारा नहीं देता, गरीबों का जीवन बदलता है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री ने, और जो दल
जो इस चुनाव में इन्वॉल्व थे, जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, जातिगत राजनीति और गुंडिज्म के आधार पर राजनीति करने की दिशा भी इस चुनाव ने बदल दी। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास और देश पहले इस मुद्दे पर जनता ने समर्थन दिया है। अब 2023 में क्या देखते हैं? हमारा यूपी एमपी का पड़ोसी राज्य है, आप कैसे देखते हैं? आपने भी काफी मेहनत की है। उत्तर मध्य प्रदेश के अंदर हम अपने संगठन तंत्र की मजबूती के आधार पर मैदान में हैं। हमारा कुशल नेतृत्व, गरीबों के प्रति संवेदनशील नेतृत्व, माननीय शिवराज सिंह चौहान लगातार जिस प्रकार से 15 महीने कांग्रेस ने गरीबों के हक और अधिकार को छीना था, झूठ और छल कपट की राजनीति करके जनता को छल करने का काम कर रहे थे। दिग्विजय सिंह के इशारे पर कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने के बाद हर गरीब का हक और अधिकार देने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में ये फिर हमने दिखाया कि गरीब कल्याण की योजनाएं जो उन्होंने बंद की थी, उन्होंने हमको पुनः चालू करके, चाहे वो संबल योजना होगी या माननीय प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री आवास योजना में माननीय कमलनाथ जी तो हजारों लोगों के उनके हक और अधिकार को छीन करके उन्होंने प्रधानमंत्री आवास वापस कर दिए थे। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमने आज मध्य प्रदेश के अंदर अभी कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री ने 1 लाख घरों का भूमि पूजन, लोकार्पण, किस्त डालना, ये गरीबों के जीवन बदलने वाली सरकारें हैं। उनका समर्थन जनता आज जिन चुनावों में आपको दिख रहा है, उसका एक प्रत्यक्ष तौर पर जनता ने हमको समर्थन दिया है। एक आखिरी सवाल आपसे जुड़ा है। अभी इंदौर में बैठक हुई, वहाँ पर जेपी नड्डा जी ने आपके जो संगठन में जिस तरह से आपने जमावट की है, बूथ विस्तारक अभियान की उन्होंने काफी तारीफ की है, कैसे देखिए, आदरणीय जेपी नड्डा जी का हम सबको स्नेह और आशीर्वाद है। हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से परचम फैल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर भी बूथ विस्तारक योजना में अपने सभी कार्यकर्ताओं ने, उसमें माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रियों से लेकर के सांसद, विधायक और सभी पदाधिकारी ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर सक्षम बूथ बनाने के अभियान में जिस प्रकार से लगभग 21,000 कार्यकर्ता तो पूरे 10 दिन उन बूथों पर रह करके जो काम किया और हजारों कार्यकर्ताओं ने मैदान में उतर के समर्पण समय का करके अपने संगठन को मजबूती दी, तो बूथ विस्तारक योजना भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी में भी एक अलग प्रकार का अभिनव प्रयोग था। उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी ने हम सब लोगों को, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की टीम स्पिरिट को, कोई एक व्यक्ति को नहीं, टीम स्पिरिट को, ये टीम स्पिरिट का ही परिणाम है कि एक सामूहिकता के आधार पर हम सब जुटे और अपने संगठन तंत्र को मजबूती करने में बूथ विस्तारक योजना बहुत ऐतिहासिक तौर पर सफल हुई। और अभी समर्पण निधि का अभियान है, हम सब कार्यकर्ता उस काम में जुटे हैं। कितनी भी करे लेकिन श्रेय तो कैप्टन को ही जाता है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, वो तो होता ही है, लेकिन मध्य प्रदेश में टीम स्पिरिट, सरकार संगठन का समन्वय और हमारे कार्यकर्ताओं की टीम भावना, ये उसी का परिणाम है। तो आपने सुना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी को, जिनका यही कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में जो जीत का परचम लहराने जा रही है भाजपा, तो इसका श्रेय विकास को जाता है, पीएम मोदी को जाता है, और जो उन्होंने काम किया है उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव जीतने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ संदीप मिश्रा, ND24 भोपाल। चलिए रुक करेंगे मेहमानों का। रंजन जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रंजन जी, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, बीजेपी की कुर्सी हिल नहीं पाई है, विपक्षी दलों ने पूरी ताकत लगाई, अलग अलग मुद्दों को लेकर वो चुनाव प्रचार के दौरान दिखे। छत्तीसगढ़ के मॉडल की भी चर्चा हुई, कांग्रेस ने कई अलग अलग वादे किए, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, सबने अपने दांव आजमाए हैं। और वहीं अगर पंजाब की बात करें तो बड़े बड़ी जो कुर्सियां थी वो भी हिल गई हैं। क्या आपको लगता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे जो हैं वो प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन विपक्षी दल उन मुद्दों को नहीं भुना पाए या ठीक से जनता के सामने नहीं रख पाए जिनकी जरूरत थी? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कांग्रेस की हालत क्या है अभी, सिंगल डिजिट में अभी मुझे जो सामने दिखाई पड़ रहा है जी, 1 सीट पर है। कितनी बुरी हालत है। कांग्रेस ने जहां सालों साल राज किया है, रूल किया है, लोगों के दिलों पर राज किया है, वहां पे हालत हो गई पार्टी की। और केवल मामला यूपी का नहीं है, बिहार में ये हालत यही है, कांग्रेस आगे नहीं आ पा रही है, बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं। तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि आपकी गलती कहाँ हुई। मेरा मानना है कि आपको कई चीजों को लेकर साथ चलना पड़ता है। पहली बात, लीडरशिप में क्लैरिटी होना चाहिए। कोई पार्टी हो, चाहे आप हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो या बीएसपी हो या एसपी हो, लीडरशिप में क्लैरिटी, जनता के साथ आपको जुड़े रहना है। आप याद कीजिए, मैं यूपी से खुद बिलोंग करता हूँ, कहाँ से शुरुआत हुई थी। जब योगी आदित्यनाथ आए थे तो जो शुरुआत हुई थी वो थी जो लोग बदमाश थे, जिनके खिलाफ बहुत केसेस थे,
उनके खिलाफ इनकाउंटर चालू हुए। इनकाउंटर पे क्वेश्चन जरूर हो सकता है, जो ह्यूमन राइट से जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं उस पर भी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जनता तरफ थी कई लोगों से, ठीक है। एंटी रोमियोस कार्ड बना तो एक लगातार मैसेज दिया गया, मुख्तार अंसारी जेल में है, अतीक अहमद का जो घर गिरा हुआ इलाहाबाद में, जो माफिया माने जाते हैं, एमपी और एमपी बने, एमएलए भी थे, तो उनका घर जो गिरा हुआ है या डिमोलिश किया हुआ है, उसको हटाया नहीं गया मलबे को, जिससे जनता में लगातार मैसेज जाता रहे कि अगर ये लोग हैं जो लोग गरीबों को या लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, उनका हाथ सही रहेगा योगी राज में। तो लगातार इस मैसेज को देने में भाजपा सफल नहीं है कि हम सुरक्षित महसूस करेंगे। हो सकता महंगाई मुद्दा हो सकता कुछ किसानों का मुद्दा हो ताकि और चीजों को लगता हो, लेकिन सबसे प्रथम मुद्दा था बीजेपी जिसको सफल नहीं है बताने में कि आप सुरक्षित है। ये जो गुंडे बदमाश वाली है, इनकी राय या तो जेल में है या तो फिर इनकाउंटर मारे जाएंगे, ये लगातार चलता रहा। देखिए, अखिलेश यादव का जो पूरा चुनाव प्रचार था, जो प्रमुख रूप से विपक्षी तौर पे थे और दो ही पे इलेक्शन में फाइट चल रही थी, अखिलेश यादव अपने मीटिंग्स में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने में सफल नहीं रहे कि अगर हम आते हैं तो गुड्डे से मुक्ति दिलाएंगे, माफिया से मुक्ति दिलाएंगे। यहीं पे बहुत बड़ा भेद हुआ बीजेपी और दोनों में। तो ये बहुत बड़ा रीजन था। मैं जब लोगों से बात करता था तो लोग कहते थे, देखिए अगर मैं वोट डालने जाऊंगा, ये हमारे सामने है, तो मैं क्या सोचूंगा, अगर समाजवादी पार्टी आएगी तो कौन लोग आएंगे, तो हमारा क्या हासिल करेंगे। ऐसे व्यापारी लोग थे, वो भी इसी बात पे। तो वो जो एक जाति का मामला है या संप्रदाय का मामला, जो अपनी जगह पे था, लेकिन सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था कि अगर योगी आएंगे, सेकेंडली योगी के ऊपर कोई पर्सनल करप्शन का चार्ज नहीं था अभी तक। तो बहुत सारी चीजें, ये जो भय मुक्त समाज का जो नारा था, वो कहीं न कहीं बीजेपी उसको देने में सफल रही कि हम आते हैं तो गुंडों से, मवालियों से और जो माफिया लोग हैं उनसे। चलिए, ये तो उत्तर प्रदेश की बात हुई। अब आगे अगर हम बात करें, गुजरात में चुनाव है, 23 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। योगेश जी, क्या लगता है, क्योंकि आपने कहा कि विश्लेषण आपकी पार्टी करती है, जीत हो हार हो जो भी हो, लेकिन आप विश्लेषण करेंगे, तो क्या अब आगामी चुनावों के पहले आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? और विशेषकर मुद्दों की अगर हम बात करें, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर आप लगातार बात कर रहे हैं, आपने उपचुनावों में भी इसकी बात की थी, नोटबंदी का जिक्र किया था, कोरोना का जिक्र किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को ये प्रभावित नहीं कर पा रहे मुद्दे, कमी रह जा रही है या मुद्दे कुछ और हैं जिन्हें समझना जरूरी होगा? देखिए नाजनीन जी, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस की बात करूंगा। कांग्रेस का जब शासन आजादी के बाद से जब इस देश को कांग्रेस ने संभाला, तो कांग्रेस पार्टी ने एक नीतिगत और एक विकासोन्मुखी भारत की निर्माण के लिए अपनी पूरी कोशिश की। हम संविधान के अनुरूप कांग्रेस पार्टी हमेशा संतुलित बनी रही। कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी कहीं अतिवाद की शिकार नहीं हुई। अतिवाद से मेरा अभिप्राय, हमने किसी जाति विशेष का तुष्टीकरण या किसी जाति विशेष के प्रति हमारा वो भाव नहीं, हम समभाव की नीति पर चले। हम चाहे सवर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, हमने सभी के नीति इस समाज में सभी को सांस ले। जिस तरीके से प्रकृति का आचरण होता है, हवा का एक आचरण होता है, सूरज का एक आचरण होता है कि वो सभी के लिए समान रूप से अपनी प्रकृति दत्त अपनी सारी सुविधाओं को प्रदान करे। कांग्रेस उस नेचर पर चली, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये बहुत कह जरूर रहे, लेकिन बीजेपी तो आप पर आरोप यही लगाती है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। आप अगर मध्य प्रदेश के नेताओं को सुनेंगे बीजेपी के, तो वो यही बार बार आरोप लगाते। अब मेरी बात तो सुनिए आप। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने किस समय कौन सी तुष्टीकरण या किसको उपेक्षित किया, यही प्रश्न है। आज भारतीय जनता पार्टी का आधार क्या है? 1991 के बाद ये पार्टी को जिस तरीके से ये पार्टी आगे बढ़ी है, अभ्युदय हुआ है, तो इसका मूल कारण क्या है? आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस के साथ ये हुआ कि कांग्रेस के सवर्ण वोट एक पार्टी लेकर चली गई, दलित अल्पसंख्यक वोट एक पार्टी लेकर चली गई। हम जहां खड़े थे वहां ठगे के ठगे खड़े रह गए। लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि हमने उस अपनी नीति से, हमने उससे कोई भी आज तक समझौता नहीं, हमने तुष्टीकरण नहीं किया, हमने अपनी नीति पर कायम रहे। कोई सवर्ण को लेकर चला गया, किसी ने दलित का कार्ड खेला, किसी ने अल्पसंख्यक का कार्ड खेल लिया। कांग्रेस ने इस देश के विकास का पॉलिटिक्स कर रही है या फिर आप सिर्फ समाज सेवा के भाव से पॉलिटिक्स में हैं? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने किसी वर्ग विशेष के लिए कुछ अलग से करने की कोशिश नहीं की, यानी उसे अपनी तरफ
लाने की या बनाए रहने की कोशिश नहीं की, तो क्या आप पूरी तरीके से कह सकते हैं ठोस प्रमाण के साथ कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया? क्योंकि अगर हम एमपी के संदर्भ में ही बात करें, आरक्षण की जब बात आती है, आप पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से बात करते हैं कि ये आप लेकर आए, तो फिर ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि एक वर्ग विशेष की तरफ आप नहीं गए? आपका जो विचार रहा वो धूप, बारिश, सूरज और इस तरीके से जो भी आपने अभी परिभाषाएं गढ़ी हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी का आचार विचार रहा या आपकी नीति रीति वैसी रही? देखिए नाज़नीन जी, मैं आपको अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि कांग्रेस ने, राजनीति अलग चीज होती है, राजनीति चौसर की चाल हुआ करती है और समाज सेवा व्यक्ति की राजनीति का धर्म हुआ करता है। तो कांग्रेस ने राजनीति का धर्म समाज सेवा माना, राष्ट्र सेवा माना। कांग्रेस ने राजनीति के धर्म को धर्म नहीं बनाया। कांग्रेस ने राजनीति के धर्म को एक व्यक्ति विशेष के तुष्टीकरण की नीति नहीं बनाया। और जहां तक आप बैकवर्ड के आरक्षण की बात करते हैं, तो ये तो संविधान प्रदत्त विशेषताएं थी, जो संविधान के साथ ही जो हमारा समाज पिछड़ा हुआ था। जब हमारा 1947 के बाद हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे दलितों की क्या हालत थी, हमारे बैकवर्ड की हालत थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने सवर्णों के उनके पूरे अधिकार छीन लिए या सवर्णों को साथ सवर्णों ने ये बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूँ आपसे। इसका चिंतन हुआ जाना चाहिए कि हम उस जगह ठगे गए कि हमने अपनी नीतियों को समतुल्य प्रयोग में लाए, हमने ईमानदारी से प्रयोग लाए, हमने निष्पक्षता से प्रयोग में लाए, हमने किसी व्यक्ति विशेष की तरफ बढ़कर या उसको करके किसी को उपेक्षित नहीं किया। इस बात का हमें गर्व है कि कांग्रेस यदि सवर्णों की है तो दलित की भी है, बैकवर्ड की भी है और पिछड़ा वर्ग की भी है, और हम इस बात पर हमेशा गर्व करते रहेंगे। हमने उत्तर प्रदेश में एक टारगेट बना के बुलडोजर नहीं चला है और हमने एक अभियान करके नहीं। और क्या है सत्तारूढ़ पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस को कोसना, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस। अरे भाई, आप क्या कर रहे हो? आपकी क्रिएटिविटी तो बताओ। आप इस देश की गरीबी कैसे दूर करोगे? आप इस देश की बेरोजगारी कैसे, आप इस देश को जो गर्त में जा रहा है इसको कैसे लेकर, कि सिर्फ सुबह से उठकर कांग्रेस 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 के अलावा आपके पास कोई एजेंडा है कि नहीं, ये बताएं। सनवर साहब, आपने कांग्रेस को कोस के कमजोर कर दिया है। देखिए नाज़नीन जी, हमारे वरिष्ठ विद्वान साथी जरूर कुछ बोल सकते हैं, पर असल में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए काम करती है। अपना भारतीय जनता पार्टी का संगठन तंत्र है। अब संगठन तंत्र के दम पर भारतीय जनता पार्टी अपने विचार के साथ काम करते हुए इस प्रकार से अपना स्थान पाती है। आज आपके सामने देखते देखते हम 2 लोग थे, आज 2 से हम फुल मेजोरिटी में 323 के ऊपर है। आज उसके बावजूद भी हम हर दिन समीक्षा करते हैं। कांग्रेस तमाम बातों के बावजूद इतना दम्भ कहां से लाती है? आज वो लगातार, वो सिर्फ 3.5 राज्यों में थी, उसमें से भी एक राज्य कम हो गया, आज 2.5 राज्य बचे, लेकिन उनको इस पर समीक्षा नहीं करना है। देखिए, उन्होंने नारा दिया कि हम गरीबी हटाएंगे, नो डाउट, लेकिन गरीबी हटाई नहीं। देखिए, उनके प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी, उनकी पार्टी से जो देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी स्वर्गीय, उन्होंने कहा हम 1 रुपया डालते 15 पैसे पहुंचता है। आज भारतीय जनता पार्टी जन जागरण के लिए, योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए अगर कोई कार्यक्रम करती है, अब जनता का पैसा जनता के लिए खर्च करती है, तो कांग्रेस के विद्वान मित्रों को लगता है कि ये इवेंट दिखावे की। अरे भाई, 100 में से 100 पैसा जनहितैषी कार्यों के लिए, जनता के लिए, गरीब जनता के अकाउंट में जाता है। 100 में से 100 पैसा कहां 100 में से 85 ऊपर चले जाता था। ये प्रधानमंत्री जी कहकर गए कांग्रेस पार्टी के से जो हुए हैं। तो ये अंतर है, ऐसी अंतर है दोनों पार्टी में। अब आपको दिखता नहीं है कि आप अपना नेतृत्व ही परिवर्तन नहीं कर पाते। आपके वहां आपस में लोकतंत्र नहीं है। आप अपने मध्य प्रदेश की बात करें, हम दोनों मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं, मैं अपनी पार्टी का और सम्मानीय वरिष्ठ नेता उनकी पार्टी के। आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो कमलनाथ जी, विपक्ष के नेता है तो कमलनाथ जी, प्रदेश के अध्यक्ष है तो कमलनाथ जी, और भी कोई पद होगा तो कमलनाथ जी। अरे भाई, क्यों एक व्यक्ति एक पद आपके वहां नहीं हो सकता? ये कारण है, बड़े अंतर है। आपके वहां नेता आधारित राजनीति है और यहां कार्यकर्ता आधारित विचार के लिए राजनीति है। ये बड़ा अंतर है। आप जिसको इवेंट कहते हैं, हम उसको जन जागरण कहते हैं, ये बड़ा अंतर है।
उस जन जागरण के माध्यम से 85% जो आपके राज्य में ऊपर ही ऊपर खा जाते थे वो पूरा 100% 15 के साथ हमने प्लस कर दिया 85% को। ये जन जागरण है, ये नियत है पार्टी की कि आम जनता को लाभ मिले, गरीब जनता को लाभ मिले। ठीक है, आपने विकास की बात की, जनता की बात की, और आपको लगता है कि इसी वजह से जनता ने आपको फिर मौका दिया है, आपको पसंद कर रही है जनता। रंजन जी, अगर बीजेपी ये कहे कि मुकाबले में कोई नजर नहीं आ रहा है और विपक्षी दल जो है वो पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और अगर बार बार जनता के पास ऑप्शन में बीजेपी है, तो ऐसे में बीजेपी के सामने भी खुद से ही मुकाबला करने के लिए और अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए और जनता के बीच में कनेक्ट रहने के लिए मुकाबला खुद से ही बढ़ता जा रहा है। बहुत ही आपने अच्छी बात कही है। समस्या वही है, अगर हम ये मान लें कि एक वर्ग ऐसा है जनता का जी जो कांग्रेस के साथ जाना चाहता है, तो किस बात पे जाए? आइडियोलॉजी में आप कंफ्यूज हैं, कभी सेकुलर थे आप, अभी युद्ध की राह पे खुद चल पड़े आप, मंदिर पे जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो कांग्रेस को तय करना पड़ेगा तुम्हारी आइडियोलॉजी रही कहाँ है, वही क्या है जिससे जनता के बीच में अपनी इमेज बने। दूसरी बात जो एक नाज़नीन जी बात पूरी नहीं पाई थी, मुद्दे की बात आपने की थी। देखिए, पिछले कुछ समय से ऐसा नहीं था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, बाद में कांग्रेस सरकार थी, इंदिरा आवास योजना थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप पीएमवाई की बात देखें, जब बीजेपी सरकार आई है तो पीएमवाई के नाम पे जो मकान मिले लोगों को वो दिखने लगे, एलपीजी सिलेंडर दिखने लगे, सौभाग्य योजना आई बिजली को लेकर के, वो दिखने लगा। यूपी में बहुत बड़ा मुद्दा था राशन पाने का, लोग राशन मिलने लगा वहां पे जी। तो ये जो चीजें जो दिख रही है, डेवलपमेंट दिख रहा है, जैसे उत्तराखंड में एक बड़ी रोड बन रही 4 धाम के नाम पे दिख रही है, तो जो चीजें दिख रही है उसको डिनाई नहीं कर सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते। कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या रही है कि हर तरफ आप अपील भी करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स भी करना चाहते हैं, डेवलपमेंट पर उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, ये सब चीजें कांग्रेस के वेस्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी जो चीज है, मैं बार बार कहता हूँ, जब तक लीडरशिप का इश्यू कांग्रेस में तय नहीं होगा तब तक पार्टी बहुत कुछ गेन नहीं कर पाएगी। योगेश जी, क्या लगता है आपको, वाकई क्या आरोपों की वजह से या सवाल होने की वजह से, निशाना साधे जाने की वजह से कांग्रेस ने वक्त वक्त पर चोला बदला और उसका फायदा कम मिला, नुकसान ज्यादा हुआ? क्योंकि जब आपने, आपकी पार्टी के नेताओं ने ऐसा कुछ किया, उसे भी अलग ढंग से पेश किया गया है, उस पर भी सवाल खड़े किए गए और शायद आपकी मंशा जो भी रही हो, लेकिन वो जनता के बीच में ठीक तरीके से आ नहीं पाई। नहीं, देखिए नाजनीत जी, हमने कभी चोला नहीं बदला। यदि हम मंदिर गए हैं तो हम मस्जिद भी गए हैं, दरगाह भी गए हैं और चर्च भी गए हैं, गुरुद्वारा भी गए हैं। ये कोई राजनीति नहीं है, ये एक मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है कि सभी जगह पर वो अपनी स्तुति करे और यही प्रभु की सच्ची आराधना और आस्था होती है। हमने कहीं दिखावा नहीं किया, हमने घंटे घड़ियाल को लेकर राजनीति नहीं किया, चौराहों पर जाकर हमने घंटे घड़ियाल करके राजनीति, हमने आत्मसूत किया, हमने अपनी पूजा आराधना की, चाहे इंदिरा जी हो चाहे राजीव जी हो, सबने, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू एक धार्मिक प्रवृत्ति के थे लेकिन धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति रहे। इसमें मुझे महिमा मंडित करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया साहब और भारतीय जनता पार्टी ने गैस का सिलेंडर दे दिया। तो गैस के सिलेंडर का क्या भाव दिया ये भी आप अच्छी तरह जानते। यदि भारतीय जनता पार्टी ने अनाज दिया तो अनाज में कितना भ्रष्टाचार हुआ और किस तरीके से जानवर को खिलाने वाला अनाज दिया ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। चलिए, यदि भारतीय जनता पार्टी ने विकास है और अगर कहीं कमियां हैं तो उस पर कांग्रेस और विपक्ष कैसे अब जनता के बीच में जाकर बात रख पाएगी, अपने आप को दिखा पाएगी? इसके लिए अब आगे के और चुनाव है, उम्मीद करते हैं कि शायद आप आत्मचिंतन करने के बाद कुछ बेहतर परफॉर्मेंस भी करके दिखाएंगे। सभी का बहुत शुक्रिया। तो लगातार अपडेट जो है चुनाव से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। रुझानों के बाद अब तस्वीर लगभग साफ हो चली है। लगातार बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।